यहाँ पे थे हम कि 1 ईयर का पहले हम देखेंगे कि 1 ईयर में उसने कितना ग्रो किया था, तो वो आपके पास था ये 275। ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर का देखो तो वो आपको पता चलेगा 707 में से आप माइनस करोगे 455 को। जब इसको आप माइनस करोगे तो ये आपके पास बनेगा 255। ठीक है। अब आप देखो 275 फर्स्ट ईयर जो था वो ज्यादा था, और सेकेंड ईयर क्या हुआ है, आपका वर्किंग जो कैपिटल है वो कम हुआ है, तो आप इसमें से माइनस करोगे, टोटल ये आपको बनेगा 23 मिलियन। यहाँ पे वो यही बात बता रहा है आपको कि टोटल आपका कितना बना है, 23 मिलियन। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो 23 मिलियन है, ये आपकी कंपनी की क्या है, ये आपकी कंपनी में एज एन इन्वेस्टमेंट काउंट किया मतलब है। मैम पहले हमने करंट एसेट में से वो लिएबिलिटीज को माइनस किया, उसमें से फिर जो टोटल आया उसको आपस में माइनस करके ये 23 मिलियन आया है। हम्म। टू ईयर जी का उसने कंपैरिजन किया ना, तो 2 ईयर में उसने देखा कि जी आपने जी। कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है। तो वो आप बैलेंस शीट देख के ही बता सकते हो कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में टोटल हुई है। ठीक है। सही है जी। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पॉइंट आ जाता है, डेब्ट वर्सेस इक्विटी। ये आपके पास डेब्ट, आपको पता है आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हो या शॉर्ट टर्म ले रहे हो, वो आपके डेब्ट में आएगा। और इक्विटी में आपके पास क्या आते हैं, ओनर्स की जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट है उनकी, या फिर उनके अपने शेयर होल्डर्स की अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो आएगा आपके पास इक्विटी में। ठीक है, जो भी उनका कैपिटल होगा। ये वो यही कह रहा है कि जब भी कोई कंपनी बोरो करती है अपने मतलब खुद को ग्रो करने के लिए, उसके इन्वेस्टर्स बोरो करते हैं, तो वो आपके पास डेब्ट में जाता है, वो आपको पे करना पड़ता है। इसी तरह ये जो ऊपर हमने इक्वेशन पढ़ी थी, यहाँ पे इसमें से अगर आप देखो शेयर होल्डर्स का अगर आपने निकालना हो, यहाँ पे शेयर होल्डर्स इक्विटी को निकालना हो, तो ये लाइबिलिटी उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या बन जाएगी, शेयर होल्डर्स। ये बन जाएगी शेयर होल्डर्स इक्विटी। यही इक्वेशन उसने यहाँ पे लाके लिखी हुई है। ठीक है। अब वो क्या कहता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है। लेवरेज होता है लाइक आप क्या कर रहे हो, अगर आपका डेब्ट इंक्रीज कर रहा है तो फिर और आपका जो है एसेट्स वो आपके डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी कंपनी क्या जा रही है, लॉस में जा रही है। और अगर आपके एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं और डेब्ट जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है उसे। ठीक है। तो इसी को आप क्या करोगे कि ये आपके पास है फाइनेंशियल लेवरेज, द यूज ऑफ डेब्ट इन अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। मैम ये करंट वो नेटवर्किंग कैपिटल के लिए भी हमने यही यूज किया था, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी के लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे, एसिड माइनस। हाँ, यही करेंगे, बस वो इक्वेशन की साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब भी जी आसान हो रहा है, उसके बाद फिर हम करते हैं इसको कंटिन्यू। जी ठीक। यहाँ पे हमारे पास जो फाइनेंशियल लेवरेज होगा ना, वो यही होगा कि यूज ऑफ डेब्ट इन अ फिर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपके पास डेब्ट जो है वो आपका इंक्रीज करेगा तो आपका फाइनेंशियल लेवरेज जो होगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपका डेब्ट जो है वो डिक्रीज करेगा तो आपका फाइनेंशियल लेवरेज कम हो जाएगा। ये एक्ट करता है, डेब्ट जो है वो एक्ट करता है एज अ लीवर। मतलब लेवरेज से आपको समझ आ रही होगी, लीवर लाइक लीवर में क्या होता है कि कभी तो वो अप जाता है और कभी वो डाउन जाता है। तो इसका सेम यही होता है कि अगर आपका डेब्ट जो है वो आपका हाई होगा तो मतलब आपको लॉस हो रहा है। ये डेब्ट जो है वो हमेशा कंपेयर होगा आपके एसेट्स के साथ। अगर आपका डेब्ट ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू एसेट्स, मतलब आप लॉस में जा रहे हो। अगर आपका डेब्ट कम हो रहा है एज कम्पेयर टू एसेट्स, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। मुबशिर, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है वैल्यू वर्सेस कॉस्ट। वैल्यू आपके पास क्या होती है, वैल्यू आपके पास मार्केट प्राइस होती है किसी भी कॉस्ट की, सॉरी किसी भी प्रोडक्ट की। किसी भी प्रोडक्ट की आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, वो आपके पास आएगी वैल्यू। ठीक है, वो जो भी प्राइस होगी जो आपकी उस वक्त मार्केट में होगी। और कॉस्ट आपके पास क्या होती है, कॉस्ट वो प्राइस होती है जितनी आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी आपके प्राइस लगी है वो आपकी होगी, वो आपकी कॉस्ट होगी। ठीक है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वैल्यू वो होगी जो किसी प्रोडक्ट की हम प्राइस चार्ज करेंगे मार्केट में, वो वैल्यू होगी। हाँ, वो वैल्यू होगी जो आप मार्केट के अकॉर्डिंग करोगे, और कॉस्ट वो होगी जो आपने उसको बनाने में इन्वेस्ट की है। ठीक है। जी अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ट्रू वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज इट्स मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू होती है किसी भी चीज की वैल्यू आपने करनी हो, एसेट आपका कोई भी हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकती है।
और उसके बाद द अमाउंट ऑफ कैश जो होती है जो आपने उस पे लगाई होती है, विच इज सिंपली द अमाउंट ऑफ कैश वी वुड गेट इफ वी, हाँ, और वो कह रहा है कि वैल्यू जो होती है वो वही होती है जो आप कस्टमर से लेते हो, ठीक है, जो भी आप कैश की फॉर्म में कस्टमर से ले रहे हो जब आप उसको सेल करोगे, प्रोडक्ट को अपने को सेल करोगे या अपने एसिड को सेल करोगे। एसिड्स जो आपकी प्रोडक्ट्स होती है ना, मैं बार बार लफ्ज प्रोडक्ट यूज कर देती हूँ, वो भी आपके एसिड्स में ही आती हैं, ठीक है। जब आप उनको सेल करते हो तो वो आपके पास क्या आ जाती है, वो आपको वैल्यू देती है। अब वो क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट में आप वैल्यू को कैसे एंट्री करते हो, बुक वैल्यूज के तौर पे, ठीक है। मतलब बुक वैल्यू की बात हो, मार्केट वैल्यू की बात हो या सिंपल वैल्यू की बात हो, तो ये एक ही कंडीशन होगी, एक ही टर्म होगा, ठीक है। और ये वही चीज मैम होती बुक वैल्यू का जरा दोबारा बताइएगा। है, बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू, लाइक जो भी जस्ट बैलेंस शीट में जब आप इसे लिखोगे ना वैल्यू को, जब आप मार्केट के अकॉर्डिंग बात करोगे आप बोलोगे ये मार्केट वैल्यू है। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कुछ बैलेंस शीट के अपने भी वर्ड्स होते हैं, तो उसमें आप क्या कहोगे कि ये इसकी क्या है, बुक वैल्यू है, हालांकि वैल्यू वही है। मार्केट में जाके आप उसको मार्केट वैल्यू कह रहे हो और बैलेंस शीट जी मैम। के साथ जब आप डीलिंग करोगे फिर आपको बुक वैल्यू उसको कह रहे हो, मतलब एक ही चीज के दो नाम उन्होंने यूज किए हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से। और यहाँ पे जी अब वो क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर आप चले जाओ, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो तो फिर आप इसको क्या कहते हो, आप इसको कहते हो कि ये आपकी जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ठीक है, क्लियर। हम्म। अब जी वो क्या कह रहा है कि करंट एसेट्स के अगर अकॉर्डिंग आप देखो तो आपकी, एक सेकेंड, यहाँ पे आज के जो लेक्चर होंगे वो आपके दो तीन वीडियोस में होंगे, दो दो वीडियो में होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये मीटिंग दोबारा लगाई है ना, तो वो अभी एक्सपोर्ट हो गया, जी ओके मैम। तो फिर मैं इसको पार्ट 2 के नेम से अपलोड कर दूंगी, ठीक है, लेसन 4। यहाँ पे फॉर करंट एसेट्स मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू आपकी क्या होती है, सिमिलर हो सकती हैं समवट, ठीक है, सिमिलर हो जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। बट सिंस दे आर bought एंड कन्वर्टेड इनटू कैश ओवर आर रिलेटिवली शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, क्योंकि आप जैसे मार्केट में जाके आपकी सेल करते हो सकता है बैलेंस शीट में आपने एंट्री पहले कर दी हो, मार्केट में आपने बाद में आपकी वो सेल हुई हो, तो इट डजेंट मैटर, मतलब समहाउ इस इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ भी सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होती है ये सेम रहती है। और फिक्स्ड एसेट की अगर बात करो, it's very unlikely that the actual market of an asset is equal to book value, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट में आपकी क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है मार्केट की वो आपकी बुक वैल्यू की इक्वल नहीं होती, क्योंकि देखो फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो आप किस प्राइस में बाय करते हो, वो आपकी जो बुक वैल्यू होती है जो आपकी कैश सॉरी बैलेंस शीट में ऐड होती है वो तो उसी कॉस्ट पे होती है जब आपने उसको बाय किया होता है। तो अब जब आप उसको बाय करते हो वो कोई और वैल्यू होती है। और फिर आपको पता है फिक्स्ड एसेट, अगर आपके पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, या फिर आपके पास कोई मतलब कार वगैरह है, उसकी जो वैल्यू है वो दिन पर दिन आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती जाती है। तो फिर अगर आप लैंड ही 6 मंथ्स के बाद चेक करते हो, सेम लैंड आपने बाय किया और उसको रख दिया, 6 मंथ के बाद आप देखो कुछ भी आप उस पर काम ना करो, वो आपकी वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हुई होती है। तो इस वजह से वो कहता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, तो उसमें बहुत मतलब रेयर केस में होता है कि उनकी वैल्यू सेम हो, लेकिन मोस्टली क्या होती है उनकी वैल्यू हाई कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ये सेम वो ये कर मैम रहा ये है। मानिए कि मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू। जी, ये बताइएगा मैम। कौन सा पॉइंट किसकी आप बात कर रही है। ये जो मैं आपने भी बताया एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू। ये जी वो वो कहते हैं कि अगर आप फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हो ना, यहाँ पे पॉइंट के स्टार्ट में उसने लिखा है, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हो तो फिर ऐसा जी होता है कि आप जो बुक वैल्यू ऐड करते हो ना बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में अब देखो वैल्यू आपकी जो होगी बैलेंस शीट में वो कौन सी ऐड होगी, जब आपने वो फिक्स्ड एसेट बाय किया है वही वैल्यू ऐड होगी ना उसमें। जी। तो मार्केट वैल्यू आपके पास क्या आएगी, जो उस वक्त उस एसेट की वैल्यू होगी मार्केट में चल रही होगी, ठीक है। वो कह मतलब रहा मैम जो हमने जितने है में एक सेकंड, परचेज किया वो वाली वैल्यू हमने वैल्यू में वो उसमें लिख देनी है। हाँ वो आपकी और बुक जो वैल्यू हम बन जाएगी। मार्केट में लाएंगे वो मतलब कि जितने जो हम अपनी मर्जी से चार्ज करेंगे। हाँ देखो, अगर आपने यहाँ पे उसने एग्जांपल में भी ये दिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लैंड परचेज कर लिया है, ठीक है, तो उसकी जो आप एंट्री करोगे बैलेंस शीट में वो आप बुक वैल्यू की कॉस्ट के मतलब बुक वैल्यू के साथ करोगे कि इतनी उसकी जी एंट्री हुई जी है, इतनी उस पर कॉस्ट आई है। लेकिन देखो जब आप जी 6 मंथ्स के बाद करो या 6 ईयर के बाद करो 10 ईयर के बाद करो,
तो फिर उस वक्त आप जब मार्केट में जाओगे तो उसकी वैल्यू जो चल रही होगी आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। देखो अब वो वैल्यू इंक्रीज भी जी कर सकती है, डेफिनेटली इंक्रीज ही करती है, कम तो बहुत रेयर केस में होती है कि फिक्स्ड एसेट की आपकी वैल्यू कम हो जाए, ठीक है। मोस्टली क्या करती है, जी वो आपकी वैल्यू इंक्रीज ही करती है। तो वो क्या कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स के अगर आप एक्सपेक्ट से बात करो, अभी जो हमने ऊपर बात की कि मार्केट वैल्यू और ये जो बुक वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो उसने कहा है अगर आप फिक्स्ड एसेट्स के अकॉर्डिंग बात करो तो फिर ये जो आपने बात की ये आपकी गलत बनती है। मतलब बुक वैल्यू फिक्स्ड एसेट की जो होती है वो मार्केट वैल्यू से डिफर करती है, ठीक है। जी यहाँ पे उसने क्या बात बताई और एग्जाम्पल उसने दे दिया है कि अगर आपने मतलब कुछ साल पहले, कुछ सेंचुरीज पहले, मतलब 100 साल पहले फॉर एग्जाम्पल, आपने लैंड परचेज की थी रेल रोड के लिए, तो उस वक्त आपने देख लो उसकी क्या वैल्यू थी और अब आके देख लो मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी क्या वैल्यू होगी, अच्छा खासा डिफरेंस आएगा, ठीक है। जी वो क्या कहते हैं सिमिलरिटी, सिमिलर क्या करो, आप ऑनर्स की इक्विटी को देखो कि जब उसने ऑनर्स की इक्विटी थी, जब उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, जब आपने कंपनी फर्स्ट में स्टार्ट में बनाई थी, और उसके बाद देखो कि जब उसकी मार्केट वैल्यू अब क्या है, ठीक है। वो क्या कहते हैं वो दोनों सेम नहीं होंगी, क्योंकि ओनर्स की इक्विटी भी जो वो इन्वेस्ट करता है वो भी आपके पास क्या जाती है, कैपिटल में जाती है, तो कैपिटल के अकॉर्डिंग भी उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम नहीं होती। अब वो क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग वैल्यू जो होती है फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, उसका उससे कोई कंसर्न नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर जो डील करता है वो हमेशा किसके साथ डील करता है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स के साथ। वो हमेशा ये देखता है कि इस शेयर की इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है, मतलब करंट प्राइस इसकी मार्केट में क्या चल रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो डील किया जाता है। और ज्यादा जो जी डीलिंग होती है वो इसी बेस पे होती है, मार्केट वैल्यू की बेस पे ही होती है, ठीक है। अब जी नीचे उसने डिफरेंस भी कर दिया है मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू, वैसे काफी उसने बता दिया है कि आप करंट एसेट्स में आपकी सेम हो सकती है, फिक्स्ड में नहीं हो सकती, कैपिटल में भी नहीं हो सकती, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है वो आपका जो है वो मार्केट वैल्यू को ही देखता है कि उसकी क्या रेट्स चल रहे हैं। यहाँ पे उसने कुछ बता भी दिया और उसने यहाँ पे नीचे उसको लिस्ट आउट भी कर दिया, ये हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू। के कॉर्पोरेशन हैज फिक्स्ड एसेट विद अ बुक वैल्यू ऑफ 700, ठीक है। मतलब अब इसने क्या किया, के कारपोरेशन ने जो फिक्स्ड एसेट्स बाय किए उसकी बुक वैल्यू क्या है, 700। 700 यहाँ पे उसने लिख दी है नेट फिक्स्ड एसेट की, ये आ गया आपके पास 700, ठीक है। एंड एन अप्राइज्ड मार्केट वैल्यू ऑफ 1000। अब क्या हुआ, उसकी जो उसने बाय किए थे उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, 1000 बढ़ गई उसमें, ठीक है। यहाँ पे उसने 700 किए थे तो यहाँ पे क्या हुआ, 1000 उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई मार्केट में। तो उसने क्या किया, यहाँ पे 700 भी लिख दिया, 1000 भी लिख दिया। नेट वर्किंग कैपिटल, अगर आप वर्किंग कैपिटल की आप बात कर लो, ठीक है, तो वो 400 था, बट क्या हुआ, इंक्रीज करके जो हुआ वो कितना बन गया, 600। ये 400 उसने लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 600। के हैज 500 इन लॉन्ग डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब 500 क्या था, उसने लॉन्ग टर्म डेब्ट भी लिया हुआ था, ठीक है, वो भी उसने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो डेब्ट जो उसने लिया था वो तो उसने 500 लिया था, लेकिन अगर वो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 माह बाद, जितने माह बाद भी वो पे करता है वो उसे 500 ही पे करना है, ठीक है। तो अगर आप डेब्ट के केस में देखो आपकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है, ठीक है, क्लियर। जी और उसके बाद वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब मार्केट वैल्यू क्या आएगी इक्विटी की और बुक वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अगर देखो, इसको अगर आप देखो, यहाँ पे 700 प्लस 400, ये आपके पास बनेगा 1100, जो कि इसने इधर लिखा हुआ है, मतलब ये यहाँ पे ना, ये जो दोनों है ना पॉइंट, 600 और 1000, ये इधर मार्केट के नीचे आता है, और 400 और 7 जो है वो इधर बुक के नीचे आता है, ठीक है। मतलब ये ना थोड़ी सी हेडिंग इसकी डिस्टर्ब हुई हुई है, समझ आइए आपको। नहीं मैम। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास आता है मार्केट वैल्यू आपकी 600, ठीक है। जी और यहाँ पे जो नेक्स्ट फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू है वो है आपके पास 1000, और ये चीज कैंसिल है, यहाँ पे ये नहीं है, और यहाँ पे ये जो है ये इसकी बुक वैल्यू, ठीक है, जी ये बुक वैल्यू है। और बुक वैल्यू का अगर आप टोटल करो तो वो आपके पास बनेगा $1100, ठीक है, ये पूरा यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। और मार्केट वैल्यू का टोटल करो तो वो आपके पास कितना बना है, $1600। अब देखो ये जो है $1100 में आपने बाय किए थे, लेकिन अब उनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी,
ठीक है, वो बन गई $600। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट में, वो आपने कितने का दिया था, 500 का। अब आपने वो बाद में भी आपने क्या करना है, उसको 500 ही पे करना है। लेकिन यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स, जी एक सेकंड ये मुझे क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि मैम, डिलीट ना कीजिएगा, लिखा रहने दे। ये ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैम, ये 500 ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? हो जाता है। वो मैं ऊपर से ये आपको 500 यहाँ पे दिखाने के लिए लेके आई थी, तो वो ये जूम है तो थोड़ी सी फिक्स रखते हैं, खैर वो सही हो जाता है सेट। यहाँ पे आप देखो, के कॉर्पोरेशन हैज 500 इन लॉन्ग डेप्ट। ठीक है, 500 उसके पास क्या है, लॉन्ग डेप्ट में है, जो उसने मार्केट में बाद में भी मार्केट प्राइस जो होगी वो उसकी 500 ही रहेगी। ठीक जी है, जी अब वो क्या कह रहा है कि इस केस में, एक सेकंड इसको मैं बैलेंस कर लूं यहाँ पे। अब अगर इस केस की हम बात करें, यहाँ तक तो उसने बताया हुआ है 500 है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है ये हमने खुद से फाइंड आउट की हुई है। कि मैंने आपको कहा था जब दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगे तो ये आप खुद से फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे हमने की थी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ पे प्राइस क्या बन रही है, 1100, और यहाँ पे बन रही है 500। आप 11 में से माइनस करोगे 500, आपके पास बनेंगे 600। 600 तो फिर आप यहाँ पे लिख दोगे उसको शेयर होल्डर्स इक्विटी में लिख दोगे, क्योंकि वो उसके कैपिटल में जाएंगे 600। तो ये टोटल आपके पास बन जाएंगे 1100। ठीक है, ये 1100 यहाँ से मैं क्रॉस कर रही हूँ। और फिर जब आप अगर मैम, ये मार्केट तो वैल्यू के समझी अकॉर्डिंग है, आप शेयर बैलेंस शीट को होल्डर्स इक्विटी। देखोगे तो ये आपके पास बनेंगे 1600 यहाँ पे ये। ठीक है, 1600 मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे थे 500। 16 में से माइनस कर दो 500, रिमेनिंग आपके पास अमाउंट आएगी 1100। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप टोटल करो तो वो आपके पास बनेगा 1600। अब क्या बन गई, दोनों ये थी जो बैलेंस शीट थी वो इक्वल होगी दोनों साइड से। ठीक है, क्लियर। मैम, ये मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, शेयर होल्डर्स इक्विटी से। शेयर होल्डर्स इक्विटी से, ये यहाँ से। ठीक है, अभी आप एक चीज देखो, मैं यहाँ पे इस शेयर होल्डर की आपको समझ आई थी, ये आपने कैसे लिखा था, ये 330। आपको मेरी आवाज आ रही है, वरीशा गुल? जी मैम। आपका नेम क्या है? वरीशा। वरीशा, ठीक है, मैं मतलब सही प्रोनाउंस करती हूँ ना? जी मैम। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओगे कि इस 330 की आपको समझ आई थी? नहीं मैम। ठीक है, गुड। आपको उसी की समझ नहीं आई तो फिर आपको इसकी कैसे आएगी? ये देखो, यहाँ पे ये था करंट एसेट आपके, ये थे 100। ठीक है, जी और 500 आपके पास थे फिक्स्ड एसेट्स। अगर यहाँ पे देख लो तो इसने हमें चार चीजें दी हुई थी, ये मुझे, ये चार चीजें, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया, करंट एसेट 100। मैम, यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया था कि ये 500 और 100 का आपने प्लस किया तो इधर से 270 आया था। हाँ, और वो 330 फिर हमने उसको शेयर होल्डर्स इक्विटी में लिखा था, क्योंकि हमें दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ता है। सेम काम हमने इधर किया है, 330 हमने वहां पे लिखा था ना, जी सेम काम हमने यहाँ पे किया। अब ये इक्वल नहीं आएगा, इसको रिमूव ही करना पड़ेगा। सेम काम हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे आपके पास आ रहा था, इसका टोटल आ रहा था 1100। ठीक है, यहाँ पे बुक वैल्यू में, और इसका टोटल आपके पास बन रहा था 500। तो आपने दोनों साइड्स को इक्वल करना होता है। तो आपने क्या किया, 1100 में से 500 को माइनस किया, बचे 600। 600 को आपने शेयर होल्डर्स इक्विटी में लिख दिया, और अब इनका सम करो तो ये आपके पास आएगा 1100। अब आपके दोनों साइड्स बुक वैल्यू की जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, जी जस्ट आपने जी अपनी बैलेंस शीट को इक्वल करने के लिए, मतलब करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट, वो याद है ना, उसके लिए हमने क्या जी किया, इसको यहाँ पे शेयर होल्डर्स इक्विटी को लिख दिया।
अब मार्केट वैल्यू में शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी आएगी? मार्केट वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 1600। जी यहाँ पे ये है 500। 1600 में से माइनस करो आप 500, कितने बनते हैं? 1100। 1100 आपने इधर लिख दिया, और ये आपके पास टोटल जो है ये बना, ये इधर से नहीं, ये टोटल आपके पास बना 1600। अब देखो 1600 आपके पास यहाँ पे है राइट साइड पे, और 1600 ही लेफ्ट साइड पे। दोनों साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी, बैलेंस होगी। इक्वल जी ठीक है, बस यही है, इतना ही जी है इसका कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्लियर हो गया? जी। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी 5 हम लेक्चर स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा काफी टाइम हो गया, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर अप करेंगे। मैम ये रिटेन कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट अगेन एक्सप्लेन करने। रिटेन कैश फ्लो का ये जो स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने किया था, यस यस मैम। ये होता है, अब देखो कैश फ्लो आपने एक दफा इन्वेस्ट किया, एक मिनट, यहाँ पे हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने जितना भी इन्वेस्ट किया उसमें से आपने सेलिंग की या जो भी किया, आपकी कंपनी को कैश फ्लो मिला। ठीक है, अब वो कैश फ्लो किधर जाएगा? हाफ कैश फ्लो उधर चला जाएगा जिधर आपने जो भी लोन्स वगैरह लिए हुए थे वो आपने देने थे, वो पे कर दिए। बाकी के आपने क्या किया? टैक्स पे कर दिए। और जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो क्या बनती है? वो जो भी आपके शेयर होल्डर्स है उनका प्रॉफिट बनता है। ठीक है, अब उनका प्रॉफिट बनता है बाकी शेयर होल्डर्स का, जो रिमेनिंग अमाउंट है। अब आप क्या कर रहे हो? उनका प्रॉफिट आप उनको नहीं दे रहे, क्योंकि आपने क्या करना है? सेकेंड ईयर भी कंपनी को चलाना है, आपने उसको क्लोज नहीं करना। तो आप क्या करते हो? इस प्रॉफिट में से कुछ परसेंट आप खुद तय कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 20%। 20% मैं क्या करती हूँ? उनका रख लेती हूँ, और 80% जो होता है ना वो मैं उन्हें पे कर देती हूँ। पर शेयर होल्डर का 80% मैं उन्हें पे कर देती हूँ, 20% उनका रख लेती हूँ। अब ये जो 20% मैंने उनका रखा है, ये मैंने क्यों रखा है? क्योंकि इसको मैं क्या करूंगी? इसको मैं नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर भी तो इन्वेस्टमेंट होगी ना कंपनी में, तभी कंपनी प्रोसीड करेगी। तो नेक्स्ट ईयर उसको जो इन्वेस्ट करना है 20% को, वो आपका आएगा रिटेन्ड कैश में। आप उसी प्रॉफिट में से रिटेन कर लेते हो कैश को। ठीक है, उसी प्रॉफिट में से आप निकाल लेते हो। अब ये वाली जो कैश है ये उन्होंने खुद से इन्वेस्ट नहीं की, मतलब अपनी पॉकेट से उन्हें पे नहीं करना पड़ा। ये जस्ट जो प्रॉफिट था उसी में से उन्होंने रिटेन कर लिया। तो अब ये 20% अब अगले साल की जो होगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट कंसीडर होगी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये कंसेप्ट? यस मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ ले। नहीं मैम। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग में इसकी अपलोड कर दूंगी सेम लिंक पे। ठीक है, वो जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर लिंक सेंड मैम तेरी क्लास 6 बजे ही होगी? फर्स्ट डे मैंने आपको लिंक सेंड किया था। नहीं, क्लास आज वो संडे था तो इसलिए मैंने कहा मैं आपकी जल्दी ले लेती हूँ। लाइक आपको जल्दी थोड़ा 6 बजे इजी रहता है आपके लिए, इसलिए मैंने जल्दी ले लिया। लेकिन कल से आपकी टाइमिंग वही है 9 बजे। ठीक है, जी मैम। और मैम अब क्लास रेगुलर होगी ना? जी अब क्लास रेगुलर होगी ना? जी इंशाल्लाह आप रेगुलर होगी। ठीक है,